हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैं पढ़ाने वाली हूँ मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स पता है आपको, आपके 11th में भी होता है, बीकॉम में भी होता है, बीबीए में भी होता है, यहाँ तक कि बीसीए में भी होता है। ये आपका बीएड एंट्रेंस की बात कर लें, आप यूजीसी नेट, मतलब सब एग्जाम्स में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आज, सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द टॉपिक नेम। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? इफ यू नो प्लीज कमेंट डाउन। चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि स्टैट का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट अबाउट स्टैट, first of all we have to know about the meaning of economics because stat is the part of economics। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि स्टैट जो है हमारा इको का ही पार्ट है। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, देन वी शिफ्ट टू द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट स्टैट वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टैट इकोनॉमिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है या फिर एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे? इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे, या फिर एक आप बोल सकते हैं एक ऐसा रिसर्च है या ऐसी स्टडी है वेयर वी रीड अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक ऐसी स्टडी जहाँ पे हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रीज़ के देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं? या तो रिसोर्सेज स्कार्स हो सकते हैं, या फिर जो पर्सन है उनकी जो बॉन्ड्स हो सकती हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा जो उनके यूजेस है वो ऑल्टरनेट हो सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं वो डिवाइडेशन किए जाते हैं और उनके बेसिस पे ही हमारा इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन होता है। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स एक बेसिक आइडिया देता है आपको, जो भी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है उनके बारे में बताता है कि हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं, और हाउ वी इन्वेस्ट एनीथिंग। ठीक है ना, हम इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे हम, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई फार्मर है, वो 1 टन अपना वीट उगाता है अपने लैंड पे। ठीक है ना, 1 मंथ में 1 टन मतलब 1000 किलो वीट उगाता है। ठीक है, उसको प्रोड्यूस कैसे करेगा, उसको कंज्यूम किस तरीके से करेगा? अगर वो 1000 किलो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 या आप बोल लीजिए 1 टन वीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 1 टन अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ वो ऐसा प्रोडक्शन जरूर रखेगा, पार्ट ऐसा रखेगा कुछ ना कुछ उस प्रोडक्शन का जिसे वो सोल्ड आउट करेगा और फर्दर क्या कर रहेगा, बेनिफिट कमाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी बिजनेस की बात की जाती है यहाँ पे। ऐसा कोई भी अगर हमारा बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसका जो बिजनेस है वो क्या है, शूज़ बनाने का है। तो वो क्या बनाता है, जैसे शूज़ आपको पता है एक बॉय हो या गर्ल सबके फेवरेट होते हैं, सब ब्रांडेड शूज़ पहनना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसका जो बिजनेस है वो क्या है, शूज़ प्रोड्यूस करने का, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो व्हेन ही मैन्युफैक्चरिंग द शूज़, तो अगर मान लीजिए उसने 100 पेयर ऑफ शूज़ बनाए 1 वीक में उसने 100 पेयर ऑफ शूज़ बनाए, तो वो 100 के 100 अपने कंजम्पशन के लिए नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ पार्ट वो ऐसा होगा जो वो बाहर सोल्ड आउट करके रखेगा, जिसे वो क्या करे, बाहर सेल कर सके और उसे प्रॉफिट जनरेट करके वापस से इन्वेस्ट कर सके इन हिज बिजनेस। ठीक है, या तो उस पर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो फर्दर कोई प्रॉपर्टी खरीद दे, या फिर अदर थिंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम इन सब बातों की स्टडी करते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को बनाएंगे, कैसे उसे रोटेट करेंगे, कैसे मनी का रोटेशन होगा, कैसे मनी सप्लाई होगी, कैसे हमारी डिमांड जनरेट हुई कंट्री में, कैसे सप्लाई जनरेट होगी और कैसे मार्केट हमारा काम करेगा। इन सब चीज़ों की जहाँ पे स्टडी की जाती है उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इसका एक्सप्लेनेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आई शुड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं जो डेफिनेशन बता रही हूँ डेट इज अ 1 लाइनर डेफिनेशन। ठीक है, आपकी बुक्स अगर आप देखेंगे 11th की बुक्स देखेंगे या बीकॉम की बुक्स देखेंगे तो आपको हो सकता है 3 to 4 लाइन की डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। चलिए फर्स्ट मैं लिख देती हूँ अपनी तरफ से, जो मेरी जो नॉर्मल डेफिनेशन है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वो क्या है इसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, the study of economic issues is called economics। एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी, यहाँ पे मैंने क्या बोला है देखिए, एक ऐसी स्टडी जहाँ पे हम इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं
उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दैट स्टडी इज़ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एक ऐसी स्टडी जहाँ पे वी रीड अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक इश्यूज मैंने बता दिया था आपके, इकोनॉमिक इश्यूज देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बुक्स में वो उनको, या फिर जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन करा, इकोनॉमिक्स जो बनाई एडम स्मिथ सर जो है, इकोनॉमिक्स जो हमारा एडम स्मिथ, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का जो हमारा फाउंडर है, वो फाउंडर कौन है, एडम स्मिथ सर, ठीक है ना। एडम स्मिथ सर हैं। एडम स्मिथ सर जो है उन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, और इन इकोनॉमिक इश्यूज़ को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस इकोनॉमिक इश्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जो कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये इकोनॉमी से ड्राइव किया है। आप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स देखिए बहुत ही सिमिलर और फैमिलियर वर्ड है एक दूसरे के, आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सिमिलर लगेंगे आपको, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टडी अबाउट द इकोनॉमी। अगर मैं इकोनॉमिक्स की डेरिवेशन की बात करूँ, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक्स की डेरिवेशन की बात करें अगर हम कि इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव कैसे हुआ है, तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है आपका वो ड्राइव हुआ है हमारा, ड्राइव कहाँ से हुआ है हमारा, इकोनॉमिक्स से। सो व्हाट डू यू मीन अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमी से आप लोग क्या समझते हैं, इफ़ यू नो देन प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है बेसिकली किसी भी पर्सन के द्वारा अपने कमाने के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है ना, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या हुई वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक्टिविटीज़ डन बाय अ पर्सन, इकोनॉमी की डेफिनेशन हुई है आपकी, एक्टिविटीज़ डन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर सर्वाइवल इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना। या फिर आप इन एन इकोनॉमी लिख सकते हैं, या फिर आप इन एन इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देते तो आपको लिए ज़्यादा इंटरेस्टेबल रहेगा, ठीक है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो भी हमारी कंट्री की जनरेशन ऑफ इनकम है, उसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम, जिससे कि हमारा सर्वाइवल हो सके, ठीक है ना, सर्वाइवल हो सके, या फिर आप लिख सकते हैं जिससे कि हमारा लिवलीहुड चल सके, जिससे हम अपना लाइवलीहुड दे सके, अपना काम कर सकें, उस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटीज डन बाय पर्सन फॉर हिज और हर सर्वाइवल इन एंड इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज़ कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको इंटरेस्टेबल रहेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हम काम करते हैं किस लिए, जिससे कि हम पैसा कमा सकें, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस की जब भी हम कोई भी चीज़ कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं क्योंकि जिससे हम सर्वाइवल कर सकें। विदाउट मनी देयर इज़ नो सर्वाइवल, आपको मनी चाहिए चाहिए। अगर आपको एक छोटा सा जूस भी पीना है, ग्लास का जूस भी पीना है 10 रुपीज़ का, तो भी आपको पास 10 रुपीज़ अवेलेबल होने चाहिए, देन यू हैव टू परचेज, ठीक है ना। विदाउट एनी मनी यू कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई हमारे जो इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन करा। इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है उसको डेरिवेशन उन्होंने बताया है हमारे सर ने, एडम स्मिथ सर ने, कि इकोनॉमिक्स का जो डेरिवेशन है वो इकोनॉमी से हुआ है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी पर्सन के द्वारा अपने उसके सर्वाइवल के लिए या उसके लिवलीहुड के लिए की जा रही है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर इकोनॉमी में रखते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इकोनॉमी में जिनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी पर्सन कर सकता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमी। When we talk about economic activities, so basically there are 3 types of economic activities, right student? There are 3 types of economic activities. First one is your production, right? Second one is your consumption. Third one is your investment, or you can say capital formation. So
Here we discuss about the economic activities. So what do you mean by economic activities? There are three types of economic activities on our books, that is your production, consumption, and third one is your investment, या you can say capital formation. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब जब भी हम कोई प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ को हम प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे. इसे एग्जांपल समझते हैं. कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक बिजनेसमैन है. मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है ए लिमिटेड, ठीक है ना, एक बिजनेसमैन की फर्म है, दैट्स नेम इज ए लिमिटेड. ए लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड लिख दीजिए आप. ए प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है. वो क्या बनाता है? शूज़ बनाता है. शूज़ कौन से बनाता है? नाइक के शूज़ बनाता है. और वो 1 वीक में 100 यूनिट ऑफ शूज़ बनाता है, या फिर आप बोलते हैं 100 पेयर ऑफ शूज़ बनाता है 1 वीक में. तो ये क्या पॉसिबल है कि वो 100 यूनिट ऑफ शूज़ बनाए, वो पूरा पूरा खुद ही कंज्यूम कर ले? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर उसे कंजम्पशन करना है तो उसे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद उसके क्या करना पड़ेगा? उसमें से कुछ यूनिट भी कंज्यूम कर सकता है, कुछ ना कुछ उसे सोल्ड के लिए रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वो सेल्स के लिए रखना है. तभी तो वो बिजनेस खोल के बैठा है ना. अगर वो कोई भी फर्म खोल के बैठा है तो किस लिए? कि वो सोल्ड कर सके, सामान को बेच सके और उससे प्रॉफिट कमा सके और डायरेक्टली अपने क्या कर सके? लिवलीहुड कमा सके, अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सके. ठीक है, दैट्स वाई ही कैन डू दिस. ठीक है ना, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है पर्सन. ठीक है, तो उसमें आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विच वन यू लाइक. ठीक है, जॉब पर्सन और बिजनेसमैन. ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कंजम्पशन के लिए. मान लीजिए एग्जांपल ले रहे थे हम, 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करी है नाइक के शूज़ की. उसमें से 20 यूनिट्स को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है. तो जो बैलेंस हो गया हमारा 100 माइनस 20, इट्स वॉट? 100 माइनस 20 इज योर 80. तो जो बैलेंस है यहाँ पे 80 यूनिट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट 80 यूनिट्स, तो जो 80 यूनिट्स का बैलेंस आया, तो 80 यूनिट्स को क्या करेगा? वो सेल के रखेगा. और सेल करने के बाद जब वो मार्केट में जाएंगी चीज़ें, मार्केट में जाके सोल्ड आउट हो गई है चीज़ें, तो उसके पास उससे क्या आएगा? सोल्ड आउट होने के बाद ही गेट मनी. तो उस मनी को क्या करेगा? उस मनी को तो या तो हो सकता है कि वापस से उस मनी को वो अपने बिजनेस में लगा दे. फर्स्ट ऑप्शन तो उसके पास ही है कि उस मनी को जो उसने कमाया वापस उसे बिजनेस में डाल दे. फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? वो हो सकता है कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर दे. ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम अपनी इनकम का कोई भी पार्ट, ठीक है, अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. दैट इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ इनकम विच वी कैन यूज़ फॉर आवर फ्यूचर बेनिफिट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो पार्ट होता है इनकम का जिसे हम फ्यूचर प्रॉफिट के लिए रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वो हो सकता है कि सोल्ड किए हुए पार्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए रख ले, या फिर हो सकता है कि वो, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन दोनों ही बात है. हो सकता है कि वो कहीं पर जाकर इन्वेस्ट कर दे, या फिर किसी बिजनेस में लगा दे, या फिर हो सकता है कि कोई बिल्डिंग खरीद ले, मतलब किसी भी तरीके के असेट्स क्रिएट कर ले जिससे कि उसे फ्यूचर बेनिफिट हो. ठीक है ना, असेट्स इसका मतलब ये नहीं कि असेट्स मतलब कि वो अपना घर खरीद ले, नहीं, अपना घर नहीं. एंड असेट्स मतलब होगा कि जहाँ से उसे बेनिफिट मिले. कि ना, मान लीजिए घर खरीदा है तो घर से वो रेंट कमाए. ठीक है, या फिर उसने कोई मॉल खरीदा है तो मॉल पे जो दुकानें उनको सोल्ड आउट करे. या फिर मान लीजिए उसने अगर कहीं पे भी शॉप खोली तो शॉप को वो रेंट पे दे, या शॉप पे वो खुद काम करे. तो जहाँ पे उसको पैसा जनरेट होगा, जहाँ पे उसे मॉनेटरी टर्म में कोई ना कोई फायदा होगा, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट, या फिर यू कैन से कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ तक हमने क्या क्या कंप्लीट करा है? अपने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा हमने, इकोनॉमी का मतलब समझा. बेसिकली इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज डन बाय अ पर्सन फॉर हिज सर्वाइवल या लिवलीहुड. कोई भी पर्सन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ करी जा रही है उसके सर्वाइवल के लिए, लिवलीहुड के लिए, दैट एक्टिविटीज इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, so there are 3 types of economic activities. First one is your production, second one is your consumption, and third and last one is your investment, or you can say capital formation. So there are 3 types of basically economic activities. So let's get started about the concept of economics. When we talk about the economics meaning, so there वी कैन से देयर, हमने उसमें क्या देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक्स का मतलब जब हमने समझा था, व्हेन वी रीड अबाउट इकोनॉमिक्स, तो हियर वी इकोनॉमिक्स में हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी? इकोनॉमिक्स मतलब होता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक्स. So what do you mean by economic issues? So there are 3 types of economic issues, like our economic activities. On our last topic we decided we read about the economic concept. ठीक है ना, economic हमने activities पढ़ी थी, वो भी 3 थी. और यहाँ पे where we read about economic issues, there are also 3 types of economic issues. What one that is? First one is your unlimited human wants. Second one is your resources are scarce.
या फिर यू कैन से स्कार्स रिसोर्सेज. You can write down anything which one you like. Okay. And when we talk about the third economic issues, तो थर्ड आपका क्या था? थर्ड आपका है alternate uses. To know the concept of these three issues, first of all we have to go through with the example. So what is the example? Let us discuss about the example of economic issues. अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ इकोनॉमिक इश्यूज का, जिससे कि हमारे ये जो 3 हेडिंग बताई गई हैं उनको उनका मीनिंग आपको समझ में आ जाए इजीली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज की. इकोनॉमिक इश्यूज के जो हमारे हेडिंग्स हैं इनको समझने से पहले वी हैव टू नो अबाउट द एग्जांपल. हमें एक एग्जांपल से गो थ्रू होना पड़ेगा. देखिए एग्जांपल लेते हैं. कोई पर्सन है, मान लीजिए ए. मिस्टर ए है पर्सन जिनकी सैलरी कितनी है, जिनकी सैलरी है 50K. 50K अच्छी सैलरी है आज के इन्फ्लेशन की सिचुएशन में. इन्फ्लेशन मीन्स क्या? महंगाई. आज की इन्फ्लेशन की सिचुएशन में 50K क्या है? एक अच्छी सैलरी स्टूडेंट. ठीक है, 50K उनकी सैलरी, आप समझ रहे हैं अच्छी सैलरी. अब देखिए इनके खर्चे किस तरीके से होते हैं कि इनकी सैलरी किस तरीके से वाइंड अप करते हैं, किस तरीके से खत्म करते हैं अपनी सैलरी को. ठीक है, 50K की सैलरी है, मान लेते हैं उसमें से 10,000 वो रख रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए. ठीक है ना, एज्यूम 10,000 ही विल, ठीक है ना, 10,000 को क्या रखना है? हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के रखने हैं. और 10,000 को किसके रखने हैं? मान लेते हैं 10,000 को रख रहे हैं अपने जो भी उनके अदर खर्चे हो रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए सीधा सीधा चिल्ड्रन एक्सपेंसिस, चिल्ड्रन स्कूल फीस. उनके 2 बच्चे हैं, मिस्टर है कि चिल्ड्रन ट्यूशन फीस जाती है, या ट्यूशन क्या सीधा स्कूल फीस लीजिए, चिल्ड्रन की स्कूल फीस जाती है, उसमें 10,000 खर्च हो रहे हैं, 20 आपके गए. 5,000 मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल. 50 की सैलरी है, घर में AC भी हो सकता है, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम मान के चल लेते हैं. या फिर अदर बिल्स भी आते हैं हमारे, गैस बिल होता है, या फिर अदर बिल्स और गैस बिल. ठीक है ना, अदर बिल्स भी होते हैं बहुत सारे घर के अंदर, वो सारे बिल यहाँ होता है. कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो आ रही है पर मंथ जनरेट हो रही है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें हम वो सारे के सारे चार्जेस जो बिल्स जो है हम इसके अंदर रख लेते हैं. 5,000 रुपीज़ को एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब मान लेते हैं 5,000 जो हमारा बैलेंस रह गया, 5,000 मान लेते हैं वो अपने किस पे खर्च कर रहे हैं? फ्यूचर सेविंग के लिए रख रहे हैं. देखिए कोई भी पर्सन है तो अनसर्टेनिटी हर जगह है. कभी हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा जो लाइफ है वो इस तरीके से चलती रहेगी स्मूथली. कभी कभी क्या होता है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है. ठीक है ना, हो सकता है कि फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना जरूरी हो सकता है कि घर में जो कमाने वाला बंदा हो वही उसी को, अगर मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारे पास फ्यूचर सेविंग का ऑप्शन होना चाहिए. कोई भी पर्सन है अगर उसकी अच्छी सैलरी है, ठीक है, या फिर अच्छी सैलरी नहीं भी है, तब भी हम क्या करते हैं? फ्यूचर सेविंग के लिए कोई ना कोई पार्ट अपना सेव करके रखते हैं. किसी की 10,000 सैलरी है तो हो सकता है वो 2,000 सेव करे, किसी की 50,000 सैलरी है तो वो हो सकता है 10,000 सेव करे, या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने 5,000 सेविंग मान लिया. तो सेविंग किस फॉर्म में कर सकता है? LIC के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, या फिर यू कैन से सिप के फॉर्म में. ठीक है, म्यूचुअल फंड या सिप आप एक ही बात मान सकते हैं. ठीक है ना, सिप मतलब आपको पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है हमारा म्यूचुअल फंड का, एक प्रोसीजर होता है, एक पार्ट होता है शेयर्स का. ठीक है, वो उस तरीके से अपने पैसों को क्या कर सकता है? सेव कर सकता है. फिर मेडिक्लेम भी ले सकता है, ऑब्वियसली वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकता है? यहाँ पे आपके देखिए 10, 20, 30 आपके कंप्लीट हो चुके हैं. यहाँ पे अब 10 के मान लीजिए कि चिल्ड्रन के देखिए अलग खर्चे भी होते हैं. सिर्फ स्कूल फीस से काम नहीं चलेगा, आपको ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी, और स्कूल की ड्रेसेस और अलग तरीके के बहुत सारे खर्चे होते हैं. स्कूल की ड्रेसेस आ रही है, ठीक है, बच्चों को कपड़े आ रहे हैं, या फिर अदर एक्सपेंसेस ऑन योर चाइल्ड. अदर एक्सपेंसेस जो चाइल्ड पे जितने भी खर्चे हो रहे हैं चिल्ड्रन, वो सब मान लेते हैं यहाँ पे हम कवर अप कर लेते हैं. देखिए इस तरीके से जो उस पर्सन है उसकी 40 की सैलरी जा चुकी है. ठीक है, अब मान लीजिए उसने कैद किया, फिर आप मान लीजिए 5,000 ही रख लेते हैं, यहाँ पे छोटा ही अमाउंट रख लेते हैं. अब 15,000 मान लेते हैं, 50,000 बैलेंस बचा है, 15,000 मान लेते हैं वो अपने क्या कर रहा है? 15,000 वो अपना हाउस लोन दे रहा है. देखिए हर पर्सन का जरूरी नहीं उसको घर विरासत में मिले. ठीक है ना, हर पर्सन को जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स की ज़मीन या जायदाद मिल जाए. कोई पर्सन जो होता है वो खुद कमाता है, खुद अपने लिए घर परचेज करता है. ठीक है, तो जब वो खुद कमा रहा है, खुद अपने लिए घर परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास इतना मनी नहीं है कि 30 लाख या 1 करोड़ के पास घर के अंदर बना है, वो जाकर कहीं पर सबमिट कर देगा और उसे घर मिल जाएगा. वो ऑब्वियसली अपनी जो सैलरी है उसके बेसिस पर सोचेगा कि मैं कितनी अपनी इंस्टॉलमेंट रख सकता हूँ जिससे कि मैं घर को परचेज कर पाऊँ. ठीक है, तो वो घर को परचेज करने की किस्त मान देता है कि EMI बेसिकली से एक EMI जनरेट कर लेता है, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जनरेट कर लेता है, जिससे वो क्या करे पेमेंट कर सके. तो ये चीज़ हाउस लोन भी हो सकती है. हो सकता है किसी के पेरेंट्स के पास अच्छा खासा घर हो तो हो सकता है वो कार लोन ले ले, क्योंकि देखिए कार का भी यही कॉन्सेप्ट है. कार जरूरी नहीं कि हर पर्सन को दहेज मिल जाए, डोरी मिल जाए. कोई अगर पर्सन खुद भी कार खरीदता है, अपनी जॉब से भी कार खरीदता है. ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कार है या उसको रिपेयर कराना है, या फिर कोई कार पुरानी ख़राब हो गई, या सेकेंड हैंड कार ली थी हमने वो ख़राब हो गई, तो नई कार हमें लेनी पड़ेगी.
और उसके लिए भी पर्सन के पास जरूरी नहीं कि 10 लाख रुपीज़ घर के अंदर पड़े हों, 20 लाख आपके पास पड़े हो, कहीं से प्रॉपर्टी आपके पास हो, से सोल्ड आउट करके आप ऑब्वियसली कार लोगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमें पता है जो हमारे यूजुअली घर की बातें होती हैं, ठीक है। तो हाउस लोन हो सकता है, यहाँ पे कार लोन हो सकता है, या फिर कोई अलग EMI चल सकती है हमारी, ठीक है ना। कोई आईफोन प्रेफर करता है, ठीक है, या फिर आप किसी कार लोन हाउस लोन तक ही रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 50,000 खत्म हो चुके हैं, इसके अलावा भी खर्चे होते हैं। मान लीजिए वो सेल्फ और स्पाउस के लिए सोचेगा, सेल्फ एंड स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या, अगर हस्बैंड है यहाँ पे, अगर हस्बैंड है तो यहाँ पे वाइफ मानी जाएगी, यहाँ पे वाइफ है तो यहाँ पे हस्बैंड माना जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ और स्पाउस को मान लीजिए वो रखता है कि 1000 पर मंथ हम अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं पे हमें मैरिज पार्टी में अटेंड करना है या बर्थडे पार्टी करनी है तो हमें भी अपने क्लोथ चाहिए, या फिर हमें भी अपना कोई सामान चाहिए, तो उसके लिए 1000 रखने की सोचता है पर्सन। और इसके अलावा वो खर्चे क्या कर सकता है, इसके अलावा वो सोचता है उसका जो बेटा है, ठीक है ना, वो क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए भाई, कोई अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल दिला दो जिससे मैं स्टडी कर सकूँ। वो 10th पास आउट हो गया, वो मान के चलते हैं हम आगे CA करना चाहता है, या फिर वो IIT की तैयारी करना चाहता है, फिर नीट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना। बेसिकली वो किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहता है, तो क्या उसको क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए उसे मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, वो ये चाहता है, तो वो मोबाइल की डिमांड करता है अपने फादर के सामने। और मोबाइल आप मान लीजिए 50K 20-30K अप्रॉक्स एवरेज मोबाइल इतना तो आएगा ही, ठीक है। अब ये उसके खर्चे हैं, ये हमारी सैलरी है, ये उसके खर्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सैलरी की बात करी, तो सैलरी को आप इकोनॉमी से कैसे रेट करेंगे, इकोनॉमी से रेट करेंगे जो सैलरी है वो हमारी रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज क्या होगा, लिमिटेड। अब स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स का मतलब होता है कमी। कमी मतलब जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम है, ठीक है ना। तो हमेशा हमारी जैसी पॉपुलेशन है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की जनता है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे हमेशा स्कार्सिटी रहती है, हमेशा डिमांड हर एक प्रोडक्ट की, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, डिमांड हमेशा ज़्यादा रहने वाली, सप्लाई जो है हमेशा कम रहने वाली है। कभी भी आपका डिमांड कम और सप्लाई की सिचुएशन हमारी कंट्री में तो ऑब्वियसली जनरेट नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहेगी। चाहे हम पानी की बात कर लें, चाहे व्हेन वी कॉल अबाउट द टेल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज और अबाउट द मॉनेटरी रिसोर्सेज, ठीक है ना। या तो हम पानी की बात कर लें, या हम अपनी करेंसी की बात कर लें, या फिर हम किसी बात कर सकते हैं हमारे जो पेट्रोल है, पेट्रोल देखिए हमारी कंट्री में नहीं होता, हमें अब कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो सब क्या है, हमारे पास उनकी स्कार्सिटी है, उनकी कमी है। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन की बात करी थी कि एक पर्सन है A, वो 50,000 सैलरी है, तो उसके इतने सारे खर्चे, इतने सारे खर्चे में से देखिए वो कौन से खर्चे वो ऑब्वियसली करेगा। देखिए इस खर्चे में वो डिडक्शन नहीं कर सकता, ये खर्चा तो उसे करना ही करना पड़ेगा, हाउस होल्ड का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में जो घर का मेंबर मेन जो कमाने वाला है वही बंदा है, तो उसको वो खर्चा करना पड़ेगा, वो उसमें डिडक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो चिल्ड्रन की फीस है वो देनी पड़ेगी, अगर उसके 2 बच्चे हैं उन पर खर्चा करना है तो वो करेगा ही, वो इसमें डिडक्शन नहीं कर सकता, इसमें कटौती नहीं कर सकता। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर हम NCR जैसी सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे समर अत्यधिक रहता है, यहाँ पे ना 9 महीने गर्मी रहती है, और 3 महीने यहाँ आप मान सकते हैं कि ऑब्वियसली विंटर सीजन टाइप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्वियसली आना ही आना है, हो सकता है किसी का 2000 है, हो सकता है किसी का 5000। अगर हम यहाँ पे 5000 मान रहे हैं तो ये भी खर्चा करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा वो फ्यूचर सेविंग कर रहा है तो करना ही पड़ेगा, कि अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। कोई भी अननोन लाइबिलिटी कभी भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। चिल्ड्रन फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, इसमें भी आप डिडक्शन नहीं कर सकते। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हाउस लोन भी किसी पर्सन को करना ही पड़ेगा, इसमें भी डिडक्शन नहीं हो सकती। तो देखिए हमने जो मोटे मोटे खर्चे थे उनको उठा लिया, तो उनको उठाने के बाद अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ और स्पा का खर्चा है इसमें डिडक्शन कर देगा, ऐसे वो कर देगा, ठीक है चलिए ये खर्चा मैं नहीं करता हूँ, मोबाइल का खर्चा वो नहीं करेगा। अगर उसे अदर शॉपिंग के लिए उसने मान लीजिए 10,000 रखे थे अपने, कि 10,000 से सेव किए थे कि मैं अदर शॉपिंग करूँगा, कुछ फर्दर या फिर घूमने जाएंगे, हम हॉलीडेज मनाने जाएंगे, तो वो हो सकता है ये खर्चा भी ना करे, तो वो ये खर्चे तो ऑब्वियसली करेगा। तो यहाँ पे हम रिलेट करते हैं हेडिंग से इन कॉन्सेप्ट को। ये हमारे रिसोर्सेज क्या होगा, स्कार्स। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स। रिसोर्सेज मतलब 50,000 की जो सैलरी है वो स्कार्स है, उसकी कमी है। और जो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। अब देखिए हम वुमेन है, हम वुमेन है तो हमारे पास वांट्स क्या होगी, अनलिमिटेड। हम जब पैदा होते हैं तो हमें किस भूख लगती है, ठीक है ना, हमें मतलब खाने की वांट होती है, ठीक है ना, हमें फूड चाहिए। व्हेन वी ग्रोन अप तो हमें क्या चाहिए कि हमें स्टडी मिले, फिर स्टडी के बाद हमें क्या चाहिए, उसमें मेडल मिले, प्राइज मिले। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे ग्रोन अप होते रहते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट आफ्टर 12 तो हमें क्या चाहिए, अच्छा कॉलेज। अच्छे कॉलेज के बाद फिर हमें अच्छी जॉब चाहिए, फिर अच्छी मैरिज चाहिए, अच्छी मैरिज लाइफ चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक वुमेन की जो वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है। ऐसे ही सेम टू सेम किसी भी इकोनॉमी की वांट्स भी क्या होता है, अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल में जनता रहती है, हमारी पब्लिक रहती है, तो पब्लिक की वांट्स भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड। हमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड चाहिए, वी वांट नेचुरल रिसोर्सेज तो चाहिए, हमें वाटर, ट्रीज, ये सब तो चाहिए। इसके अलावा हमें जो भी हमारे अलग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमें ईंट चाहिए घर बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए, हमें बाहर से पेट्रोल चाहिए, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं, बाहर से भी इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज भी हमारे
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। अब उनको हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस मतलब क्या है कि हम उनमें से उन रिसोर्सेज में से हम डिस्क्राइब करेंगे उन जो हमारे वांट्स है, किसी पर्सन की जो वांट्स है, किसी इकोनॉमी की जो वांट्स है, उनमें से हम डिस्क्राइब करेंगे कि ऑल्टरनेट यूजेस मतलब उनमें से हम छाटेंगे कि हमें कौन से यूजेस है जो हमें करना ही करना है, इनमें हम डिडक्शन नहीं कर सकते, इनको हम काट नहीं सकते अभी जिंदगी से, इन्हें हमें करना ही पड़ेगा, तो वो हमारे ऑल्टरनेट यूजेस का पार्ट हो जाएगा। तो ये खर्चे हमारे कौन कौन से, जिन पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है ना, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, ये वाले खर्चे तो हमें करने पड़ेंगे, इनमें हम कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब हमारे होता है ऑल्टरनेट यूज का पार्ट। और जो पर्सन है वो खर्चों को इस तरीके से करेगा, ठीक है ना, इनमें से वो डिसाइड करेगा कि वो किस तरीके से खर्चा करेगा, वो खर्चों को क्या करेगा, इस तरीके से अरेंज करेगा अपने खर्चों को कि वो क्या कर पाए, उसे क्या मिल पाए, स्टूडेंट्स उसको मिल पाए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो क्या करेगा, ही डू दिस एक्सपेंसेस इन सच अ वे दैट he will get maximum satisfaction with लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना, वो अपने खर्चों को इस तरीके से करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाए इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि उसके लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उसमें से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, इस तरीके से वो अपने खर्चों को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, डिवाइडेड करेगा, ठीक है। तो यही हमारी इकोनॉमी में भी होता है कि इकोनॉमी में हमारे जो वूमेंस होते हैं, जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है कंट्री की, किसी भी कंट्री की हम बात करें, चाहे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री की, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं जिनको पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो वो सब जो ऐसी डिमांड, ठीक है ना, ऐसी डिमांड को हम किस में रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक हमारे जो इशूज़ होते हैं उनमें रखते हैं कि बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक इशूज़ है, बहुत सारी हमारे पास क्या है, खर्चे हैं, उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि फिर जो इकोनॉमी में पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ईच पर्सन को क्या मिल पाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए विद इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इशूज़ बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमें समझ में आ गया इकोनॉमिक इशूज़ क्या आता है, इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने समझा दिया है आपको। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिस पे हम बिफोर स्टार्टिंग द स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब हमने समझ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रीड आउट कर लिया है हमने, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है इकोनॉमिक इशूज़ में बेसिकली, वो हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्या रहने वाला है, इकोनॉमी के छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक्स में हमारे आते हैं, जो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, देखिए, कंज्यूमर मतलब होता है एक ऐसा पर्सन who consumes anything for satisfaction of his or her wants। एक कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी सामान खरीद रहा है, या फिर अपने कंजम्पशन के लिए बेसिकली कोई भी सामान खरीद रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, ठीक है ना। तो कंज्यूमर का भी डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, बिल्कुल वन लाइनर डेफिनेशन है, यही आपको याद रखनी है, विद एग्जांपल आपको लिख के आनी है, ठीक है ना। कंज्यूमर का मतलब क्या है, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम एनीथिंग, ठीक है ना, वो कंज्यूम कर रहा है एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है जिससे कि उसे सेटिस्फेक्शन मिले। हो सकता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पिए, हो सकता है कि वो चाय पिए, हो सकता है वो कॉफ़ी पिए, या फिर अदर थिंग भी बहुत लोग पीते हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ें वो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हमारी क्या आएंगी, जो भी चीज़ों को कंज्यूम करेगा उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। कोई पर्सन बाहर से मैगी ला रहा है, उसे ला के बना रहा है और खा रहा है, तो उस जो पर्सन उसे खा रहा है, उसे ईट कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। तो एग्जाम्पल आई होप सब समझ में आएंगे, यू विल मेंशन द एग्जाम्पल विद दिस लाइन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द कंजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस of consuming anything, the process of consuming anything is called consumption, ठीक है। कंजम्पशन मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं या पीते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। इसे भी हम एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, टी लवर है, या फिर टी लवर छोड़िए आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, कॉफ़ी लवर है। वो पर्सन क्या जाएगा, बाहर जाके वो शॉपकीपर से जाके कॉफ़ी के पाउच लेके आएगा, देन ही विल
ही विल मेक द कॉफ़ी, ठीक है ना, वो कॉफ़ी बनाएगा अपने लिए। और जो पर्सन जब कॉफ़ी बनाने की प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस कर रहा है अपने कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, जो भी वो प्रोसेस कर रहा है अपने कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एनीथिंग, ठीक है ना, जब वो कंज्यूम कर रहा है किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस की जा रही है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ठीक है। तो वन लाइन डेफिनेशन मैंने दे दी है, इसको आपको विद एग्जांपल लिखना पड़ेगा अपने उसमें, ठीक है ना। यूटिलिटी जो वैल्यू मिलती है उस पर्सन को, उसको हम कंजम्पशन का प्रोसेस मानते हैं, ठीक है। व्हेन भी अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात करने वाले हैं, प्रोड्यूसर। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि सामान को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, ऐसा पर्सन जो कि सामान को जनरेट कर रहा है जिससे कि उसे क्या मिल सके, अर्थ क्या मिल सके, कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके, कोई ना कोई मॉनेटरी टर्म में वो पैसा कमा सके बेसिकली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जो पर्सन ही काम करता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? When we talk about the meaning of producer, producer मतलब क्या है, a person who produce anything for sale purpose or his or her consumption purpose। तो प्रोड्यूसर मतलब बेसिकली क्या होगा, प्रोड्यूसर मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि सेल पर्पस के लिए आते हैं, वो क्या कर रहा है, किसी सामान को बना रहा है जिससे कि उसे सेल कर सके, या फिर वो क्या कर रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए कोई भी सामान बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर बेसिकली यहाँ पे एक बिजनेसमैन की बात की जा रही है, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है, या तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए या फिर उन्हें सेल पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम बिजनेस से मानेंगे, बिजनेस को बेसिकली हम यहाँ पार्ट रखेंगे, तो यहाँ पे सेल पर्पस आपका जो रहेगा मेनली पार्ट रहेगा कि सेल पर्पस के लिए जो भी काम किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा, और जो पर्सन इसको कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, काम करने वाला बंदा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन। जैसे हमारा कंज्यूमर था और कंजम्पशन था, सेम टू सेम वैसे हमारा प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन, ठीक है ना। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सामानों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम पूरी प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, सोफ़ा बनाता है, ठीक है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें सोफ़ा बनाया जाता है, ठीक है ना, फर्नीचर की उसकी शॉप है, वो सोफ़ा बनाता है। जैसे सोफ़े के लिए उसे क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है, वुड लानी पड़ेगी ढेर सारी। वुड लाने के बाद क्या वो सोफ़ा बन जाएगा अपने आप? नहीं, वो रॉ मटेरियल लाएगा, फिर वो जो प्रोसेस है, देखिए, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो पर्सन रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल मतलब वुड लेके आ गया वो। वुड लाने के बाद सिर्फ वुड से तो नहीं बन पाएगा ना सोफा, वुड के अलावा उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो अलग चीज़ होती हैं, उसमें कील लगानी पड़ेगी, उसमें फैब्रिक लगाना पड़ेगा, सब चीज़ों को एक साथ असेंबल करना पड़ेगा, देन हमारा सोफा बन के जो होगा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे हम फैब्रिक और लगा रहे हैं, कील लगा रहे हैं, डिज़ाइन को पूरा क्रिएट कर रहे हैं कि हमें बेड ऐसा रखना है, या फिर हमें सोफे की शेप इस तरीके से रखनी है, हम उसकी शेप डिसाइड कर रहे हैं, हम उसका कॉर्नर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें एल शेप रखना है, कि हमें स्क्वायर शेप रखना है, कि हमें सोफे किस तरीके से शेप रखना है। तो वो शेप वेप जो डिसाइड होती है, या फिर हमारा फैब्रिक और लगाना, जो भी हमारे प्रोसेस असेंबल करना, मेनली जो असेंबल कर रहे हैं हम सोफे को बना रहे हैं, वो सारा काम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट होगा। अब इसके बाद जब सोफा बन के रेडी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सोफा क्या होगा, रेडी हो गया, या फिर कोई भी अदर फर्नीचर, डाइनिंग टेबल आप ले लीजिए, बेड ले लीजिए, कोई भी अदर फर्नीचर क्या है, बन के रेडी हो चुका है फॉर सेल इन द मार्केट, तो इसको हम रखेंगे फिनिश गुड्स के पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वाला मीनिंग भी दोनों के दोनों समझ में आ रहे होंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सेविंग। देखिए सेविंग क्या होता है, सेविंग का अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब बताऊँ, ठीक है, साधारण भाषा में मतलब बताऊँ, तो सेविंग मतलब क्या है, सेविंग मतलब इनकम का वो पार्ट जिसे हम खर्च नहीं रहे हैं, जिसे हम बचा रहे हैं, ठीक है ना, इनकम का वो पार्ट जिसे हम खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेंसिव के रूप में नहीं उड़ा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग। तो वही हमें इंग्लिश में लिखना है कि सेविंग का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय सेविंग। सेविंग का मीन्स है दैट पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग का मीन्स क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ इनकम which we can't use as expenditure। इनकम का वो पार्ट जिसे हम एज एक्सपेंडिचर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेंडिचर के वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग। इसे भी हम एग्जांपल से मिलता है, कोई एक पर्सन है, मिस्टर है,
मिस्टर ए है एक पर्सन, उनकी जो सैलरी 50,000 है। अब 50,000 ऑब्वियसली सेव नहीं करने वाले, तुमने लास्ट एग्जांपल बताया था व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इशूज, ठीक है ना। तो कोई पर्सन अगर 50,000 सैलरी कमा तो पूरी की पूरी सैलरी नहीं खर्चेगा, उसमें से कुछ ना कुछ वो अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है, ठीक है ना। तो इसी को हम सेव बोलते हैं। इसमें से मान लीजिए वो 10,000 सेव कर रहा है, अपनी फ्यूचर सेविंग कर रहा है, तो जो फ्यूचर सेविंग वो कर रहा है 10,000, जो फ्यूचर के लिए वो पैसा बचा रहा है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। दैट पार्ट ऑफ इनकम जो कि हम खर्च नहीं कर रहे हैं, विच कांट वी यूज एज एक्सपेंडिचर, जैसे हम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। यू राइट एज एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग है, ये 1 या 2 नंबर में आता है किसी भी एग्जाम्स में, या फिर आपके एमसीक्यू फॉर्म के एग्जाम्स होता है उनमें पूछ लिया जाता है ऑब्वियसली, फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। तो ये 1 या 2 मार्क्स का होता है। अगर आप ही रहे तो आप लाइन के साथ एक एग्जाम्पल ले दीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। अब हम आते हैं सेविंग के बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेविंग का, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच वी कांट सेव। वही सब कुछ एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि वो वाले कॉन्सेप्ट इंटररिलेटेड, ऐसे ही दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अब सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट जो कि एज एक्सपेंडिचर यूज नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलेंगे, सेविंग। और तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकम का वो पार्ट हुआ जो कि हम सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो पार्ट हम सेव नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली वही तो एक्सपेंडिचर है। तो ये सिंपल सा था, इसी में एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए कोई पर्सन है ए की सैलरी 50,000, ठीक है। 50,000 में से वो क्या सेव नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो 10,000 सेव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जो 10,000 सेव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब 10,000 के अलावा जो भी बैलेंस फिगर रहेगी, 10,000 तो उसने सेव कर लिया, तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगी 40,000, ये जो बैलेंस अमाउंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इनकम का वो पार्ट जो कि हम सेव नहीं कर पा रहे, जो कि हम या फिर आप बोल सकते हैं उड़ा रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं एज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जो पार्ट हम एज एक्सपेंसिस यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है वो पार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिस पर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इनकम का वो पार्ट, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ इनकम विच वी यूज एज फ्यूचर बेनिफिट। जब भी हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए कोई भी अपना पैसा बचाते हैं, या फिर बचाना नहीं मतलब ऑब्वियसली कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे लगाना है पैसे को, हम क्या चाहते हैं, क्या फ्यूचर में हमको बेनिफिट हो किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। किसी भी हमारे मनी के जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे हम फ्यूचर बेनिफिट हो, तो ऐसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास 10 लाख रुपीज़ पड़ रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पड़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो अमाउंट लेते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पड़ रहे हैं, उसको वो क्या कर रहा है, शेयर मार्केट में लगा रहा है, या फिर वो LIC परचेज कर रहा है, या फिर कोई बॉन्ड ले रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी वो राइट, तो वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि उसे लगेगा कि उसके फ्यूचर में कोई ना कोई अमाउंट उसे रिसीव होगी इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है ना। मॉनेटरी में उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट होने वाला है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये था हमारा था बेसिक ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारे तरफ मेन टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैट का मतलब क्या होता है, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है यही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ स्टैट, जो हमें स्टार्ट करना था आज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स।